चैप्टर आज न्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं और न्यू चैप्टर अंडर राइटर वैसे ऑलरेडी कराया हुआ है, लेकिन एक बार आपका आज रिवीजन हो जाएगा। और इसमें कुछ बच्चे बोल रहे थे अंडर राइटर ऑफ डिबेंचर की लाइबिलिटी, वो भी कर लेंगे। डिबेंचर का लाइबिलिटी वैसे ऐसा शेयर्स का जैसे होता है वैसे डिबेंचर का होता है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि सर व्हाट इज द अंडर राइटर, अंडर राइटर क्या होता है, फिर हम समझेंगे। होता ऐसा है कि हम अगर कोई कंपनी है, मान लेते हैं कि हमें अगर कोई भी कंपनी हो और स्पेशली सिर्फ ये एप्लीकेबल होता है लिमिटेड पे। ये एप्लीकेबल किस पे होता है? लिमिटेड। सपोज करो ए बी सी लिमिटेड कंपनी है। अब इस कंपनी के ऊपर ना जब लिमिटेड वर्ड लग जाते हैं ना तो काफी सारे रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं। कंपनी के ऊपर काफी सारे रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं। क्या रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं? इसको बहुत सारी बातें माननी पड़ती है। किसकी माननी पड़ती है? कंपनी लॉ बोर्ड का, जिसको हम सीएलबी भी बोल देते हैं। सीएलबी यानी हमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज, बहुत सारे नियम कानून हमें मानना पड़ता है। हमें हर चीजें जो है एक दायरे में रह के करना है। किसके? कंपनी लॉ बोर्ड के दायरे में, और इसके बताए हुए तरीके से चलना है। हम अपने तरीके से नहीं चल सकते। जैसे मान लो मैंने एक अपनी दुकान खोला तो जैसे मर्जी चलाऊंगा, आज सुबह बंद कर दिया, कल नहीं खोलूंगा, 10 दिन नहीं खोलूंगा, मेरी मर्जी भाई, क्योंकि मैं सोल प्रोप्राइटर हूं। जैसे ही आप प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड बनाते हो तो लिमिटेड में तो बड़ी टेंशन हो जाती है। मैं भी चाहता हूं यार लिमिटेड बना लूं, लेकिन बहुत ज्यादा सरदर्दी है, इसलिए लिमिटेड हर कोई नहीं बनाता। काफी सारे रूल एंड रेगुलेशन, कंप्लायंसेस बढ़ जाते हैं। तो लिमिटेड कंपनी जब हमें बनाना है तो सबसे पहले इस कंपनी को अगर पब्लिक ऑफर करना है। पब्लिक ऑफर क्या होता है? देखो, लिमिटेड कंपनी बनाने के नियम है कि आपके पास कितने पर्सन होना चाहिए, कम से कम मिनिमम कितने, आपने पढ़ा होगा कंपनी लॉ में, 1 2 3 4, कितने चाहिए? 5 6 और 7। प्राइवेट लिमिटेड में ऑल्दो 2 चाहिए कम से कम, और ओपीसी में 1 चाहिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं लिमिटेड कंपनी में तो कम से कम 7 व्यक्ति चाहिए मिनिमम। और ये 7 पर्सन और मैक्सिमम नो लिमिट है, मैक्सिमम नो लिमिट। तो कंपनी क्या करती है कि अपने एक्सपेंशन के लिए कंपनी को फंड की जरूरत पड़ती है, तो कंपनी क्या करती है? अपने शेयर किस बाहर वाले पब्लिक को भी इशू कर देती है। ये किसको कर देती है इशू? पब्लिक को इशू कर देती है। अगर पब्लिक इशू ना हो ना तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी देखते हो ना, ये बड़ी बड़ी कंपनी जितनी भी आप सुनते होगे, ये सब कंपनी आज इतनी बड़ी होती नहीं, ये तो कब की बर्बाद होके बंद हो चुकी होती। पेटीएम ने कितने पैसे, 17,000 करोड़ रुपए पब्लिक से लिए, तब जाके वो अभी तक सरवाइव कर पा रहा है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी है और बहुत सारी कंपनी के पास पैसे खत्म हो रहे हैं, लेकिन अब वो सोच रही है कि मैं पब्लिक से पैसा इकट्ठा करूं और फिर मैं अपनी कंपनी को थोड़ा सरवाइव करूं। तो पब्लिक इशू ये जो है मिनिमम 7% चाहिए होता है और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। तो कई बार कंपनी मैक्सिमम के लिए पब्लिक को अप्रोच करती है कि भाई पब्लिक को बेचना है। तो पब्लिक को बेचते ही हमारा जो कंपनी लॉ बोर्ड है इसके कान खड़े हो जाते हैं कि भैया ये पब्लिक को देने जा रही है, पब्लिक को देने जा रही है। तो ये इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि भैया देख ले, तू बेचने तो जा रहा है, लेकिन याद रखियो तेरे शेयर 90% बिक जाने चाहिए। अगर तू 90% नहीं बेच पाया तो जो ये तू पब्लिक इशू करने की कोशिश कर रहा है, कौन सी इशू करने की कोशिश कर रहा है? पब्लिक इशू करने की कोशिश कर रहा है, ये हम नहीं करने देंगे। यानी तुझे किसी भी कीमत पे 90% शेयर बेचना ही बेचना है। कौन कहता है? कंपनी लॉ बोर्ड कहता है कि कितने परसेंट बेचने? 90% मिनिमम। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी होता है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है हमारा? 90% होना ही होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि ये बेचने गई,
मान लेते हैं ये निकला कि हम 10 लाख शेयर बेचेंगे। अगर ये कंपनी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है, ब्रांडिंग बहुत अच्छी है, लोगों को पता है, तो इसके शेयर तुरंत बिक जाएंगे। अब अगर ये पॉपुलर ही नहीं है, कोई इसे जानता ही नहीं, और ये 10 लाख शेयर, और अगर मैं 10 रुपए का एक शेयर मानूं, नॉर्मली फेस वैल्यू जो शेयर का होता है 10 रुपए रखते हैं, तो 10 लाख इंटू में तो 1 करोड़ रुपए जो इस कंपनी को फंडिंग चाहिए, ये 1 करोड़ रुपए, अगर ये 10 लाख शेयर नहीं बेच पाई, मान लो ये बहुत सबको रिक्वेस्ट कर करके भी 8 लाख ही शेयर बेच पाई है, तो देखा जाए तो 10 लाख में से सिर्फ कितना बेच पाई है? 8 लाख। मतलब ये बेच पाई है कितने परसेंट? 80%। अगर ये ऐसा करती है 80% ही बेच पाती है, तो कंपनी लॉ बोर्ड क्या कहेगा? भाई हमने बताया था तुझे कम से कम कितना बेचना है, 90, और तूने कितना बेचा? 80। तू पब्लिक को ऑफर इशू नहीं कर सकता। जो भी पैसे तुझे 8 लाख शेयर के मिले हैं वो सबको ब्याज समेत वापस कर दे, नहीं तो जल्दी से जल्दी वापस कर दे। ये कंडीशंस होती है। अब भाई चिंता का बात ये है, चिंता का विषय, तो अब जितने भी पब्लिक कंपनी है जब वो इशू करती है तो उसके मन में एक डर रहता है कि यार मैं सारे शेयर 90% बेच पाऊंगा या नहीं बेच पाऊंगा। तो ये क्या करते हैं, सोचते हैं यार मेरा कोई ऐसा काम कर देना कि मैं एक इतनी बड़ी मुसीबत में हूं कि कोई व्यक्ति ऐसा आ जाए मेरे पास जो बोले कि मैं तुम्हारे सारे शेयर बिकवा लेता हूं, मेरी जिम्मेदारी है। तो इस केस के अंदर अब एंट्री होता है हमारा दूसरे शेयर्स का, यानी अगर इसको अपने सारे के सारे शेयर्स बेचने हैं तो इसको एक मीडियोकर लेना पड़ेगा, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि काम करवा दे, जिसको हम बोलते हैं मीडियोकर, और थोड़ा और अच्छे शब्द में बोलते हैं हम ब्रोकर। क्या बोलते हैं हम? ब्रोकर। तो ब्रोकर कौन होता है? ब्रोकर यानी दलाल। वो बीच में क्या करता है, एक कमीशन लेता है, सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन। तो ब्रोकर कहता है कि भैया कंपनी एबीसी लिमिटेड तुम चिंता मत करो, हमारी इतनी जान पहचान है मार्केट के अंदर कि हम तुम्हारे शेयर सारे बिकवा देंगे, इतनी गारंटी लेते हैं। ये कहता है एबीसी लिमिटेड नहीं बिका तो, बोला हम बोल रहे हैं बिकवा देंगे तो मतलब बिकवा देंगे, अगर नहीं बिका तो हम खुद खरीद लेंगे। तुम्हारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल होगी, चिंता मत करो। बदले में ये होते कौन है ब्रोकर? बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, बैंक होते हैं, एनबीएफसी होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जिनके पास खूब सारा पैसा होता है, वो ब्रोकर मतलब ये काम कर सकता है। तो ये ब्रोकर जो है ना, जनरली ये ब्रोकर ही होता है एक तरीके से। वो वाला ब्रोकर मत समझ लेना जो शेयर मार्केट के अंदर ब्रोकर होता है, ये दूसरा ब्रोकर है जो शेयर बिकवाने का काम कर रहा है। इसी ब्रोकर को, जैसे मान लेते हैं कि ये ब्रोकर जो है कोई भी बैंक है, XYZ हम लिख लेते हैं, यहां पे कौन है? बैंक है। तो जो ये ब्रोकर बैंक है ये कहलाएगा भाई, ये है अंडर राइटर। ये कौन कहलाएगा? हमारा अंडर राइटर। तो अंडर राइटर कौन होता है सर? अंडर राइटर वो होता है जो हमारे शेयर बेचने बिकवाने के लिए क्या ले लेता है? गारंटी ले लेता है। उसको क्या बोल देते हैं हम? अंडर राइटर। तो ये ब्रोकर है, इसे क्या बोलेंगे? अंडर राइटर। अब यहां पे बात आती है, भैया क्या अगर मैं इससे शेयर बेचने की गारंटी इससे ले लूं, अगर मैं शेयर्स बेचने की ले लूं, तो उस केस में इसको मैक्सिमम परसेंटेज मिलेगा 5%। 5% फेस वैल्यू का नहीं, इशू प्राइस का। मान लेते मैंने 50 का एक शेयर इशू किया तो 50 पे 5% लेगा। अगर ये मैं इसको बोलता हूं यार ऐसा कर मेरा डिबेंचर भी बिकवा दे तू, तो डिबेंचर पे इसको कमीशन मैक्सिमम दे सकते हैं 2.5%। इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो अंडर राइटर कौन होता है? जो किसी कंपनी को, कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर बिकवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, उसको हम अंडर राइटर बोलते हैं। और वो अंडर राइटर कंपनी के सारे शेयर्स बिकवा देता है। अब यहां पे मान लिया जाए, मैं इसी एग्जांपल को लूं, तो यहां पे हमारा जो शेयर्स कितने बेचने की बात चल रही है? 10 लाख। अब 10 लाख कंपनी का शेयर है तो 10 के 10 थोड़ी दे देगा। कंपनी कहेगा भाई एक काम कर रहा हूं भाई, 2 लाख तो मैं अपने पास ही रख रहा हूं, अब तू कितने बिकवा जाके? 8 लाख बिकवा। कितने बिकवा? 8 लाख। अब ये निकल जाता है इस शेयर्स को बेचने के लिए 8 लाख शेयर को।
कई बार तो हमारा जो अंडर राइटर होता है वो एक अंडर राइटर नहीं होते, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता है। मैं तो सिंपल सा अमाउंट लिया है, जैसे कि मैंने बताया पेटीएम का 17,000 करोड़ का आईपीओ आया था, तो एक छोटा अमाउंट नहीं है, तो बहुत सारे ब्रोकर मिल जाते हैं। मान लेते हैं सपोज करो ए, बी और सी, 3 ब्रोकर मिल गए और बोलते हैं चल भाई इस 8 लाख शेयर को बिकवा दिया जाए। यहां पे आप एक चीज ध्यान रखना, कई बार ब्रोकर भी लालची होते हैं। ब्रोकर बोलते हैं अगर आपको पता लग जाए कि इस कंपनी के शेयर में बड़ा ही दम है, इस कंपनी के शेयर जैसे ही मैं लूंगा और जैसे ही मैं आगे काम करूंगा, फट से इस शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा, बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। अगर ऐसा पता चले तो बोलोगे मैं ही खरीद लेता हूं। तो उस केस के अंदर अगर ब्रोकर बोलता है कि भाई मैं खुद भी थोड़े से शेयर लूंगा, मैं खुद भी लूंगा, अगर ब्रोकर या मैं सिंपल सा वर्ड बोलूं अंडर राइटर बोलता है कि मैं खुद भी खरीदूंगा, थोड़े से शेयर मैं खुद ले लेता हूं, तो उसको बोला जाता है फर्म अंडर राइटर। फर्म अंडर राइटर, उसको क्या बोला जाता है, फर्म अंडर राइटर। जब बोलता है कि यार मैं थोड़े से खुद भी ले लूंगा, तो उसको बोला जाता है फर्म। अब मान लेते हैं कि इसने बोला कि यार 1 लाख हम ले लेते हैं या 90,000, 30,000 मैं ले लूंगा, 30,000 मैं ले लूंगा और 30,000 मैं ले लूंगा, तो कितने फर्म अंडर राइटर हो गए। तो 8 लाख में से 90,000 निकल ही गए। अब बिकने के लिए तैयार कितने हैं, 7,10,000। 7,10,000 अब पब्लिक को बेचने जाएगा। कौन बेचने जाएगा, दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसने इसको गारंटी दे दिया, ये भी अपना प्रमोट करेगा, अपने रिश्तेदार, जानकार, दोस्त, जिसका नॉलेज है, जितना इसके मान लेते हैं कि जान पहचान है, सबको बताएगा। सेम ब्रोकर जो ये है ये भी बताएगा सभी को, हर जगह एडवर्टीजमेंट देगा, न्यूज़पेपर में देगा, सारा काम करेगा। बदले में इसको लालच क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसको मिलने वाला है ये कमीशन। अगर शेयर है तो कितने परसेंट, 5%, और डिबेंचर है तो 2 किस पे, इशू प्राइस पे मिलेगा। तो इसने करने की कोशिश करा, तो पब्लिक ने टोटल एप्लीकेशन जो है वो मान लिया जाए, पब्लिक 7,10,000 करने गए, लेकिन पब्लिक ने कितने लिए, टोटल 6 लाख लिए। अब जब एप्लीकेशन देते हैं ना, तो अब कैसे पहचानेगा, क्योंकि 3 बंदे हैं यहां पे, अब 3 बंदे हैं तो कैसे पहचानेगा कि ये ए का बिका, बी का बिका, सी का बिका, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, जब भी फॉर्म ए देगा ना, तो उस पर अपना स्टैंप लगा देगा। स्टैंप का मतलब है कि ताकि पहचान हो जाए कि ये ए ने बेचा है। सेम बी करेगा तो बी भी अपना स्टैंप लगा देगा, सी भी, और फिर पब्लिक को देता जाएगा। और कुछ ऐसे भी एप्लीकेशन हो सकते हैं जिसके ऊपर बिना स्टैंप के ही बिक गए उसके। तो अब 2 तरीके के एप्लीकेशन हो सकते हैं। मान लेते हैं 6 लाख में से उसको 5,80,000 तो ऐसे पता चल गए भैया जिसके ऊपर इसके स्टैंप मिल गए, ए के, बी के और सी के, तीनों के स्टैंप मिल गए। बाकी के 20,000 पे स्टैंप नहीं मिले, तो ये वो शेयर हो गए जिसके ऊपर इसका स्टैंप नहीं मिला है। तो जो 5,80,000 पे मिल गया स्टैंप, उसको बोलेंगे हम मार्क्ड एप्लीकेशन। कौन सा, मार्क। मार्क का मतलब उसके ऊपर स्टैंप लगा हुआ है, और जिसके ऊपर स्टैंप नहीं लगा हुआ वो अनमार्क है। और मान लेते हैं कि 7,10,000 में से हम बेचने में कामयाब कितना हुए, टोटल 6 लाख। तो जो 1,10,000 नहीं मिला वो तेरी लाइबिलिटी है भाई, और तू ही इसको अब पैसे देगा। अब इसकी लाइबिलिटी पता है कितनी है, 1,10,000 तो ये वाली और 90,000 वो वाली, तो टोटल इसकी लाइबिलिटी हो गई कितनी, 2 लाख रुपए के पैसे कौन देगा भैया, तू, फर्म अंडर राइटर देगा इसके पैसे 2 लाख का। 2 लाख का पैसे कौन देगा, हमारा फर्म अंडर राइटर अपनी जेब से देगा। हाँ, बदले में कमीशन इसको पूरे 8 पे ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कमीशन जो ये खुद ले रहा है उस पे नहीं देंगे, हम उस पे भी इसको क्या करेंगे, कमीशन देंगे। तो हम बात कर रहे थे मोटा मोटा अंडर राइटर की। तो अंडर राइटर की बात करें तो इस चैप्टर में क्या क्या होने वाला है हमारा अंडर राइटर में। अंडर राइटर जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर आप ध्यान से सोचना क्या क्या टॉपिक्स हैं। बेसिकली 3 ही टॉपिक्स पे क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर के अंदर। सर 3 टॉपिक कौन कौन सा बनता है, एक बनता है कि आप निकालो नेट लाइबिलिटी, ऑफ अंडर राइटर। एक क्वेश्चन ये बनता है कि आप निकालो नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर। एक बनता है आप निकालो कमीशन ऑफ अंडर राइटर। तो ये तो सिंपल है, अगर लाइबिलिटी पता है टोटल कमीशन निकाल लेंगे।
और एक बनता है हमारा जर्नल एंट्री। एक बनता है हमारा जर्नल एंट्री, ठीक है ना, एक बनता है जर्नल एंट्री। कमीशन के साथ साथ हम कमीशन एंड पेड, कितना पेमेंट किया है, बैलेंस अमाउंट, कमीशन एंड बैलेंस अमाउंट, कितना अमाउंट पेबल है, ये तीन चीजें इस चैप्टर को सीखने के लिए आप अगर तीन चीजें सीख जाते हो तो चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। आपको मेन ये जो है नेट लाइबिलिटी, इसके अंदर बस आपको ध्यान देना, बाकी तो एंट्री जर्नल एंट्री छोटी है, क्योंकि इसी के बिहाफ पे ये निकलेगा और इसी के बिहाफ पे जर्नल एंट्री भी आपका होगा। तो हम पहला काम देखेंगे। अब इसके अंदर कुछ एक वर्ड मैंने बताया, वर्ड कौन कौन से यूज किया जो कि हम करने वाले हैं, जैसे मार्क्ड, मार्क एप्लीकेशन, अनमार्क एप्लीकेशन, फर्म अंडरराइटर, मार्क कौन सा होता है, जिसके ऊपर स्टैंप लगा होता है, और अनमार्क जिसके ऊपर नॉट स्टैंप। फर्म अंडरराइटर जो सेल्फ परचेज करता है, उसे क्या बोलते हैं, फर्म। तो ये तीन शब्द बहुत इसके अंदर यूज होते हैं। और एक होता है इसके अंदर ग्रॉस लाइबिलिटी, नेट लाइबिलिटी, वो तो जब फॉर्मेट करेंगे तो हम कर लेंगे। सर गुड इवनिंग सर, मैक्स लिमिट 5% या 2.5% सर। हाँ, इसी का ये मैक्सिमम लिमिट है 5% और 2.5%, इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। और वो भी किस पे, इशू प्राइस पे, मैं बार बार बोल रहा हूं इशू प्राइस पे, फेस वैल्यू पे नहीं है, इशू प्राइस पे है। सर अगर उसने वापस नहीं किए तो कंपनी बंद हो जाएंगी, शायद पहले का क्वेश्चन है। हाँ, कंपनी को उस पैसे को वापस करना होगा, और नहीं करा तो कंपनी को तो बहुत सारे पेनल्टी और बहुत सारे इसके ऊपर सेंक्शन वगैरह लगा दिए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ थ्योरी वाले पॉइंट्स है। एक है अंडरराइटर कमीशन, जो कि यहां बोल रहा है, और मैं इसको बस रीड कर देता हूं मोटी मोटी बातें। क्या कहता है, इट इज द कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, कंसिडरेशन मतलब जो हम देंगे, पेबल टू अंडरराइटर, अंडरराइटर को देंगे किस लिए, क्योंकि वो हमारे सर्विस दे रहा है। कौन सी सर्विस दे रहा है भाई मेरे, सर्विस दे रहा है ये हमारे शेयर्स या डिबेंचर को बिकवा रहा है। अंडर राइटिंग द इशू ऑफ शेयर्स या फिर डिबेंचर को बिकवा रहा है, उसके बदले देंगे, इशू बाय द कंपनी। और इट्स पेड स्पेसिफाइड रेट, एक स्पेसिफाइड रेट से देंगे, शैल नॉट बी एक्सीड, शेयर के केस में कितने परसेंट, 5% होगा। और किस पे, इशू प्राइस पे, किस पे होगा हमारा, इशू प्राइस पे, किस पे होगा हमारा, इशू प्राइस पे। और रेट ऑथराइज बाय द आर्टिकल विच एवर इज लेस, एओए जितना बोलता है वो या उससे इससे कम। इन केस डिबेंचर मैक्सिमम लिमिट कितना है, 2.5%, 2.5% यानी 2.5%। किस पे है ये भी, इशू प्राइस पे। डिबेंचर एज स्पेसिफाइड आर्टिकल ऑफ द कंपनी विच एवर इज लेस, इट इज कॉल्ड रिनाउड अंडरराइटर अगेंस्ट बियरिंग द रिस्क। और क्योंकि अंडरराइटर एक रिस्क ले रहा है कि उसका शेयर नहीं बेच पाए तो वो खुद खरीदेगा, एक तरीके से अंडरराइटर शेयर बेचने का ठेकेदार है। उसने ठेका ले लिया कि मैं भाई तेरे सारे शेयर बिकवा दूंगा, मुझे बदले में ये दे देना। सर स्टैंप का क्या मतलब है, स्टैंप का मतलब है, जैसे मान लो, स्टैंप का मतलब बताते हैं। ये मेरे पास 3 एप्लीकेशन है, ठीक है। अब 3 एप्लीकेशन है, अब तीनों एप्लीकेशन मुझे बेचना है। अब इस 3 एप्लीकेशन को बेचने की जिम्मेदारी 3 लोगों को दी गई है, एक और एक मैं बेचूंगा, एक मेरे साथ में, 3 लोग बेचेंगे। अब भाई 3 लोग जब बेचेंगे तो मैं, जो मेरे पास है ये वाला, इस पे तो मैंने अपने सिग्नेचर कर दिया, स्टैंप लगा दिया, मैंने बेच दिया। उसके बाद मेरे साथ वाले भी ने सिग्नेचर कर दिया, उसने भी बेच दिया। और उसके मेरे साथ वाले सिग्नेचर करके स्टैंप करके, यानी खाली फॉर्म पे अपना कुछ मार्क छोड़ देता है कि भैया ये मेरे हैं। उसके बाद शेयर होल्डर क्या करते हैं, ये फॉर्म को फिल कर देते हैं, एप्लीकेशन को। वैसे तो अब डिजिटली हो गया है, लेकिन इस फॉर्म को क्या करेंगे, वो फिल कर देंगे। और फिल करने के बाद मुझे वो वापस से
क्या करेंगे, दे देंगे। इसको फिल करने के बाद मुझे वापस दे देंगे। जब मेरे पास वापस आ जाएगा तो मैं देखूंगा इसके ऊपर मेरे साइन है, मेरे साथ वाले के साइन है, उसके साथ वाले के साइन है, तो दिस इज अ मार्क एप्लीकेशन। और एक ऐसा एप्लीकेशन भी आया, मेरे पास टोटल कितने आ गए, चार में से एक ऐसा भी है जिसपे किसी का साइन ही नहीं है, तो ये वाला एप्लीकेशन कहा जाएगा अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो दो एप्लीकेशन हो गए हमारे, मार्क मतलब स्टैम्प्ड जिसपे लग जाए, मतलब अपने हमने सिग्नेचर चाहे वॉट एवर कॉल कर लो, और अनमार्क जिसके ऊपर स्टैम्प नहीं लगा हो उसे अनमार्क एप्लीकेशन बोलेंगे। सर फर्म अंडरलाइजर को लास्ट में ऐड करेंगे या नहीं? बिल्कुल अंजलि, ऐड 110% करेंगे। इसके भी दो मेथड्स हैं, मैं समझाऊंगा, इसको करेंगे जनरली। तो जर्नल एंट्री सारा का सारा मैंने बताया, पूरे तरीके से लेके चलेंगे यहां तक सभी को। अगला थ्योरी देखते हैं। अगला थ्योरी क्या कहता है, मार्क्ड और अनमार्क्ड के बीच में क्या मतलब है भैया, बता दीजिए। यहाँ पे तो जो मैंने बताया एज इट इज लिखा हुआ है। यहाँ पे कहता है व्हेन इशू टू द कंपनी अंडरराइटर बाय 2 और मोर अंडरराइटर, जब 2 से ज्यादा है। अगर मैं अकेले ही बेचूंगा, मैं अकेले बोलूं तेरे शेयर बिकवा दूंगा, तब तो मार्क अनमार्क का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जो भी बेच रहा हूं मैं ही बेच रहा हूं, मेरे पास आ जाएगा। मार्क अनमार्क वाला कब आता है, जब 2 से ज्यादा व्यक्ति हो जाएंगे। The application for shares debenture as case may be should be bear stamped, उसके ऊपर स्टैंप होगा। Concern underwriter thought whom application are sent, किसने एप्लीकेशन दिया है। It is not done, और if it is not done, अगर नहीं है तो it would be become default, और आपका अगर इसके ऊपर वो साइन स्टैंप नहीं है तो मान लिया जाएगा ये अपने आप बिक गया, डिफॉल्ट, और इम्पॉसिबल टू कंटिन्यू टू द डिटरमाइन नंबर ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम ईच ऑफ अंडरराइटर एंड टर्म्स विच क्रिएट ग्रेट, आपका टोरेबल एंड कंफ्यूजन हो जाएगा उस केस के अंदर कि भैया कुछ तो निशान ही नहीं है किसका है, तो हम उसको मान लेते हैं कि भैया ये अनमार्क है। तो हेंस जिसके ऊपर कहता है हेंस मार्क एप्लीकेशन आर दोज एप्लीकेशन, यहां से डेफिनेशन है, विच जिसके ऊपर स्टैंप होगा और अंडरराइटर का। ऑन अदर हैंड अनमार्क एप्लीकेशन वो होगा दोज एप्लीकेशन विच आर डायरेक्टली रिसीव बाय द कंपनी एंड डू नॉट बियर एनी स्टैंप, और उसके ऊपर कोई भी स्टैंप नहीं होगा। स्टैंप का मतलब सिंपल साइन, और जो स्टैंप होता है उस स्टैंप की बात चल रही है। तो आइए ये थ्योरी आप पढ़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट थ्योरी नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए और आप लिख पाए इसको। आइए हम इसके आगे देखते हैं कि सर क्वेश्चन कैसे करने होंगे, फॉर्मेट क्या होगा, वो भी देखना बहुत जरूरी है। अभी हम सीख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट लायबिलिटी। क्या सीख रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ नेट लायबिलिटी। कैलकुलेशन ऑफ नेट लायबिलिटी, एक मान लेते हैं 3 पर्सन है, 3। मैं सिंपल तरीके से करने के काफी सारे इसके फॉर्मेट्स होते हैं, हर बुक में अलग अलग फॉर्मेट, कुछ अलग अलग तरीके से। आप वीडियोस भी काफी सारे देखोगे अगर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आजकल देखते हैं तो अलग अलग होता है, कहीं टोटल का कॉलम होता है कहीं नहीं होता। मैं सिंपल तरीके से लेके चल रहा हूं। मान लेते हैं 3 है अंडरराइटर ए, बी और सी, और हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ नेट लायबिलिटी। यहां पर्टिकुलर, आइए सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी, सर ग्रॉस लायबिलिटी क्या होता है, कंपनी जो है, मान लेते हैं एक XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, और यहां पे हमारे 3 अंडरराइटर है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। और इस कंपनी के शेयर्स जो है मान लिया जाए 9 लाख शेयर है, और इन तीनों ने एक अपना डिसाइड कर लिया कि 9 लाख को ये बोलता है मैं इतने बिकवाऊंगा, ये बोलता है इतने बिकवाऊंगा, ये इतने बिकवाऊंगा। यानी इन सब ने डिसाइड किया, सपोज करो कि मैं इस शेयर्स को 1:1 में बिकवा दूंगा, यानी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि मैं 9 लाख को इतने इतने में बिकवा दूंगा। तो अब एक ही ग्रॉस लायबिलिटी कितनी बन जाएगी हमारी, 3 लाख।
क्योंकि इसके हिस्से में 3 लाख आएगा। बी की ग्रॉस लाइबिलिटी क्या बनेगी, 3 लाख, उसके हिस्से में 3 लाख। और सी की ग्रॉस लाइबिलिटी क्या बनेगी, 3 लाख, उसके हिस्से में 3 लाख। तो तीनों का एक ग्रॉस लाइबिलिटी हो सकता है एग्जामिनर खुद आपको अमाउंट के टर्म्स में दे दे, और यह भी पॉसिबल है कि एक आपको रेशियो दे दे या परसेंटेज दे दे। जिस परसेंटेज में ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उसको बोला जाता है ग्रॉस लाइबिलिटी। सबसे पहले यहां पे माइनस क्या करना है सर, सबसे पहले यहां पे माइनस कर देना, आप माइनस कर देना क्या, मार्क्ड एप्लीकेशन, मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क एप्लीकेशन माइनस कर देना सबसे पहले। ये लो, मार्क का मतलब भैया जितने हमारे पब्लिक को मैंने इशू किए और मेरे स्टैंप भी लगे थे। सवाल बताएगा आपको हर बार, ऐसा नहीं है कि आपको ढूंढना पड़ेगा, बताएगा सवाल। मार्क एप्लीकेशन जैसे ही आया, इस वाले पॉइंट को लिखना बैलेंस, हमेशा बैलेंस लिखना, जो माइनस करके आएगा उसको लिख देना सिंपली बैलेंस। तो ये बच गया बैलेंस। अब बैलेंस कैन बी नेगेटिव, बैलेंस कैन बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव में भी आ सकता है और नेगेटिव में भी आ सकता है। हो सकता है 3 लाख बेचने के लिए दिए थे और सी बेचारा 4 लाख बेच के आ गया शेयर, तो वो नेगेटिव में भी आ सकता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नंबर 2 पे जो आप माइनस करोगे, इसके अंदर इसी सीक्वेंस में माइनस करना है हमेशा, अनमार्क्ड, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क एप्लीकेशन। दूसरे नंबर पे अनमार्क एप्लीकेशन माइनस करोगे। अब जैसे ही अनमार्क एप्लीकेशन आप माइनस करोगे, फिर से आपके पास एक रिजल्ट निकल के आएगा, दैट इज एक बैलेंस निकल के आएगा। उस बैलेंस को क्या कहेंगे, उस बैलेंस को क्या कहेंगे, फिर से इसका नाम कुछ भी नहीं होगा, इसका नाम सिर्फ अकेला नाम होगा, दैट इज बैलेंस। और अगेन मैं कहूंगा इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे जैसे सवाल आएगा, 3-4 सवाल आपके किताब में दे रखे हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। फिर अब इसमें से माइनस करेंगे हम, अगला पॉइंट है दैट इज अ फर्म अंडर राइटर, फर्म अंडर राइटर। इसमें से माइनस करेंगे हम फर्म अंडर राइटर। फर्म अंडर राइटर क्या होता है कि जो अंडर राइटर है वो बोलता है मैं खुद ही खरीदूंगा, इसको मैं किसी को दूंगा ही नहीं, मुझे भी चाहिए, तुम्हारी कंपनी के शेयर बहुत अच्छे शेयर हैं, मैं भी लेना चाहता हूं, तो उसे बोलते हैं फर्म अंडर राइटर। जैसे ही ये यहां से खत्म होगा, फिर से इसका नाम क्या दोगे आप, बैलेंस। सभी के परसेंटेज हो सकते हैं, सभी के अमाउंट गिवन हो सकते हैं, जैसे जैसे अभी क्वेश्चन आएगा मैं बताता जाऊंगा। जैसे ही फर्म अंडर राइटर हुआ, तो उसके बाद जो नेगेटिव वाला बैलेंस होगा उसको हम कर देंगे सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन, सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट। और वो एक रेशो में होगा, जो रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। उस रेशो में हमने या तो हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो इनका अंडर राइटर का लाइबिलिटी होता है ग्रॉस, इसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसी रेशो में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ध्यान दीजिए, अनमार्क्ड वाला होता है किसमें डिस्ट्रीब्यूट, ग्रॉस। देखो मार्क वाला तो आपको गिवन होगा, लेकिन अनमार्क वाला नहीं गिवन होगा, तो इसको जो बांटा है ना, इसको करेंगे ग्रॉस लाइबिलिटी में, ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशो में। ठीक है, फर्म अंडरराइटर आपको गिवन होगा और रेशो देता है तो रेशो में, और बाकी जो सरप्लस है वो भी किस रेशो में बांटोगे, ग्रॉस अंडरराइटर के रेशो में। ये हमसे क्या हो जाएगा, ये सारी के सारी मैं ब्रैकेट लगा देता हूं ताकि पता चल जाए ये क्या हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, यहां पे माइनस हो रहा है। जैसे ही ये माइनस होके आएगा, लास्ट में एक बच्चे ने, अंजलि ने पूछा था फर्म अंडरराइटर का ऐड करेंगे, हाँ जी हाँ ऐड करेंगे। इसके बाद पहले वर्ड तो लिख लो आप क्या, बैलेंस। क्या लिख लो आप, बैलेंस। इसके अंदर भी 2 मेथड्स है बेसिकली। वो मेथड एक जो कि इंडिविजुअली एक फर्म देता है बेनिफिट, एक बार नहीं देता, तो हम देखेंगे। वैसे सिंपल सा यही आपके एग्जाम से रिलेटेड काफी है। ऐड कर देंगे वापस हम फर्म अंडरराइटर, यानी उसकी ये लाइबिलिटी बनी थी टोटल, ये लाइबिलिटी बनी थी प्लस भाई फर्म तुमने भी जिम्मेदारी ली थी, तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी वापस क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे लास्ट में। कुछ बच्चे पूछे सर हम क्या लास्ट में ऐड करेंगे, अगर लेस किया है तो लास्ट में ऐड करना जरूरी है, लेस किया है तो आप लास्ट में ऐड करोगे। वो क्वेश्चन बताएगा, 2 मेथड है मैं बता दूंगा,
कि दो मेथड में जैसे जैसे सवाल में आएगा तो फिर मैं आपको दिखा दूंगा। जैसे ही आपने इसको लेस किया, ऐड किया, यहां पे ये ध्यान रखना ऐड है, तो यहां पे आपका आएगा नेट लाइबिलिटी। नेट लाइबिलिटी आपका ए का कितना लाइबिलिटी है, बी का कितने लाइबिलिटी है, सी का कितने लाइबिलिटी है। इसका मतलब होता है ए इतने शेयर बेचने में नाकामयाब रहा, अब इसे अपने घर से पैसे लाके देने होंगे। बी इतने शेयर बेचने में नाकामयाब रहा, इतने में से उससे घर से पैसे लाने, और सी को भी घर से इतने पैसे लाके देना है। ये नेट लाइबिलिटी। तो सबसे मेन तो यहां पे है कि मैक्सिमम टाइम तक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे नेट लाइबिलिटी निकलवाया जाएगा। सर कैश फ्लो एग्जाम में आ रहा है या नहीं? कैश फ्लो 110% आ रहा है। सरप्लस ऊपर आएगा तब इसी माइनस करेंगे। अभी देख लेते हैं, देखो आप सीक्वेंस यही रखना। सीक्वेंस क्या रखना मैं बता देता हूं। सबसे नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे ये, नंबर 4 पे ये, सीक्वेंस ये रखना, और नंबर 5 पे ये। ऊपर नीचे मत करना, नहीं तो फिर मिस्टेक के चांसेस बन जाएंगे आपके। ठीक है, तो आइए एक सवाल भी देख लेते हैं और फिर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ इसी टाइप के कुछ सवाल देखेंगे। और इस सवाल को देखते हैं, आइए। मैंने फॉर्मेट लो भाई लो पहले ही बना रखा है। फॉर्मेट को मैं छेड़ नहीं रहा ताकि मैं आपको समझा पाऊं। फॉर्मेट को छेड़ नहीं रहा, या छेड़ दें, इसको चेंज कर देते हैं चलो, ताकि आपको थोड़ा बहुत तो याद हो जाए। मैं लिखते लिखते याद दिला दूं, नहीं तो लगेगा ये हम आपके किताब का जे.आर. मोंगा का क्वेश्चन नंबर 1 है। जे.आर. मोंगा का क्वेश्चन नंबर 1 है भाई। आइए क्या कहता है यहां पे, पहले हम क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, पहले हम पूरा क्वेश्चन समझेंगे, फिर मैं इधर आऊंगा लेके आपको। क्या कहता है, एक्स लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2018 इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मतलब जब कभी भी हम शेयर्स इशू करते हैं तो कैसे करते हैं, थ्रू द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के थ्रू इशू करते हैं। इनवाइट एप्लीकेशन 1 लाख, यानी कंपनी ने जो एक्स लिमिटेड है इसने इशू कर दिए हैं कितने, 1 लाख। बोला भैया मेरे 1 लाख शेयर मेरे को करवाना है, बिकवाना है। इक्विटी शेयर 10 रुपए की एक कीमत, यहां रुपीस नहीं है, नंबर का सारा काम है। द होल इशू फुल्ली अंडर राइटर बाय राम, श्याम एंड मोहन। और ये तीनों मिलके बोलते हैं भैया आप चिंता मत करो, हम आपके सारे शेयर बिकवा देंगे। कौन बोलता है, राम और श्याम और मोहन। बोला आप चिंता मत करो, आपका तो हम सारे शेयर बिकवा देंगे। ठीक है, अब भाई 1 लाख में से श्याम मोहन एज अंडर, राम ने बोला भाई साहब मेरी तो जान पहचान ज्यादा है, मैं बिकवा दूंगा आपके 50,000। श्याम ने बोला मेरी भी कम थोड़ी है, मैं भी बिकवा दूंगा 30,000। मोहन ने बोला भाई मैं भी बिकवा दूंगा 20,000। तो तीनों को मिला के आप अगर चेक करो तो इसका कितना बन गया हमारा, 1 लाख। और अगर इनका मैं रेशो आपसे बोलूं तो रेशो बन गया ग्रॉस लाइबिलिटी का 5:3:2, इसी का रेशो। कई बार सवाल में ऐसा होता है कि राम मोहन और राम श्याम एंड मोहन आर डिसाइडेड अंडर राइट द शेयर इन द रेशो ऑफ 5:3:2, तब भी मतलब आपका यही निकलता। तो आ जाइए सर, ग्रॉस अंडर राइटर हो गया है स्टार्ट, तो इसको ग्रॉस लाइबिलिटी बोलेंगे। भाई राम तू कितने बिकवाएगा, और श्याम और मोहन ये देख लो बिकवाने ही बिकवाने पड़ेंगे तुम्हें। अब ये बेचने चला, एप्लीकेशन रिसीव 80,000, यानी ये जब 1 लाख बेचने गया तो इसकी ज्यादा चली नहीं मार्केट के अंदर, और सिर्फ एप्लीकेशन कितना बेच पाया, 80,000। अगर यही कंपनी बेचता और कंपनी 80,000 ही बेच पाता, कंपनी लॉ बोर्ड बोलता तुम्हारे शेयर इशू नहीं होंगे, बंद करो, क्योंकि 90% तुम नहीं बेच पाए हो। लेकिन अब कंपनी लॉ बोलेगा तो बोलेगा भाई मैंने बेच दिया, उसने गारंटी लिया है, सारे शेयर बिक गए हैं। अब इसके अंदर जो 20,000 शेयर हैं मेरे भाई, उस शेयर्स का कुछ अता पता लापता है एकदम, ये 20,000 शेयर। कहता था शेयर ऑफ मार्क एप्लीकेशन, जिसमें से कहता है 40,000 बेचा राम ने,
श्याम ने बेचा 14,250 और 20,750 किसने बेचे? तो अगर इन तीनों को हम टोटल कर दें, तीनों को टोटल, तो अगर हम यहां पे देखेंगे तो ये इशू है, ये क्या है? इशू है, और सब्सक्राइब हो गए हैं, एप्लीकेशन रिसीव हो गए हैं। अगर मैं कहूं तो ये एप्लीकेशन रिसीव हो चुके हैं और ये वाला एप्लीकेशन नॉट रिसीव। अब भाई यहां के एप्लीकेशन ही नहीं आए तो भाई तू फंसेगा, ये 20,000 तो खरीदना ही पड़ेगा उसे। अब 80,000 में से कुछ तो मार्क्ड है, मार्क्ड कितने हैं? तो आप इन तीनों को अगर आप ऐड करते हो तो 75,500 या 75, 75,000, और 5,000 तो पता ही नहीं चल रहा, तो ये हो गए अनमार्क। कैसे हो गए ये? अनमार्क। अब आइए चलिए, सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको माइनस करने के लिए, याद करो। सबसे पहले क्या बोला था, क्या माइनस करोगे? तो लेस कर दो मार्क, मार्क्ड एप्लीकेशन। तो मार्क के अंदर कितने कितने हैं दे रखे हैं सवाल में भैया? 40,000 और 14,250, और ये कोई रेशो में नहीं होगा, ये सवाल दे रहा है 750। अब माइनस करने के बाद क्या बोला था मैंने? बैलेंस लिखोगे, कितने बचे? और यहां पे 15,000 और यहां पे माइनस करो 750, किसमें? नेगेटिव में आ गया। तो अभी चिंता नहीं करना, सरप्लस के टाइम पे सारा नेगेटिव एक बार में निपटा देंगे हम। इसके बाद आपको मैंने कहा भाई आपने क्या करना है, लेस कर देना है अनमार्क एप्लीकेशन। और किस रेशो में? ग्रॉस लाइबिलिटी रेशो में, जीएलआर कर दिया मैंने। तो ग्रॉस लाइबिलिटी रेशो जो है वो ये है। तो अनमार्क कितने हैं? 5,000। बांटिए 5,000 को, तो यहां आएगा 2,500, यहां 1,500, 1,000, माइनस माइनस माइनस। तो फिर से क्या लिखोगे आप? बैलेंस। क्या यहां तक समझ में आ रहा है आपको? क्या सभी स्टूडेंट को, पुराने नए, आज ज्वाइनिंग कल ज्वाइनिंग जो भी थे, सबको समझ में आ रहा है? सर कंसोलिडेशन इन द शेयर इन द एमलगमेशन का क्या मतलब है? 2024 के पेपर में एमलगमेशन में आया था, मतलब शेयर्स को जोड़ दिया गया, दोनों के शेयर्स को, इसका मतलब ये है। आप पहले अभी इस वाले टॉपिक पे बात करिए, इधर उधर में भटकना नहीं है। आप हाँ या ना बताइए, अगर आप बोलते हैं सर नहीं आए तो फिर मुझे दोबारा कराना होगा। सभी बच्चों का कमेंट में आंसर आना चाहिए कि समझ में आया या नहीं आया, अभी तक क्लियर है या नहीं है, बताइए जल्दी जल्दी। सुनते रहने से कुछ भी नहीं होगा। परम जी ने कहा सर आ गया, वंश बंसल ने कहा सर जी आ गया समझ में, सभी बच्चों को आ रहा है इसका मतलब। दीपांशु ने भी बोल दिया आ गया, पुष्कर को भी आ गया भाई, अब आ गया। अब इसके अंदर क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो 7,500, और इसको माइनस करो, क्या आ रहा है? 14,250। अब यहां पे क्या करोगे माइनस? तो माइनस का 1,750। मैंने कहा इसके बाद आपको लेस करना है, हाँ नेगेटिव लिख देते हैं। इसके बाद लेस करना है आपको फर्म लेकिन सर सवाल में तो ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है कि राम, श्याम और मोहन बोलता है मैं भी खरीदूंगा, मैं भी खरीदूंगा, कहीं नहीं बोल रहा। तो इस क्वेश्चन में फर्म अंडर राइटर है ही नहीं, तो इसका मतलब भैया ये तो रह गया खाली। क्या हम भी ऐसे खाली छोड़ें? आपकी मर्जी है, आप खाली छोड़ दीजिए फॉर्मेट को लर्न करने के लिए, फॉर्मेट को याद करने के लिए, या फिर इससे अगला स्टेप आप लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या आया? बैलेंस, बैलेंस 7,500। चलिए आ जाइए, बैलेंस अब जो भी आया अब क्या करेंगे? लेस कर देंगे हम सरप्लस, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। अब इसका सरप्लस इन दोनों में बटेगा, यानी जो भी नेगेटिव है उनका पॉजिटिव वाले में बटता है। तो इसका सरप्लस इन दोनों में, इन दोनों का रेशो क्या है पता है? 5:3, इन दोनों में बटेगा। तो आप 1750 को माइनस यहां पे प्लस करने वाले हैं, क्योंकि बांटेंगे तो यहां से हट जाएगा। 1750 यहां प्लस हो गया, इसका तो 0 बच गया। अब 1750 इन दोनों में बांटिए 5:3 के रेशो में। कितने?
1093, 7 छोड़ दो, 657 कर देते हैं यहां, मतलब मैच कर दिया हमने, सही रेशो में बांटा है ना। हाँ नेगेटिव करेंगे ना इसको तो मैं, और ये प्लस रहेगा, माइनस कर रहा हूं मैं। 1750 डिवाइडेड बाय 8 इंटू में 5, ठीक है, इंटू में 3, क्रॉस चेक कर लिया मैंने। अब आएगा फिर से क्या, बैलेंस। बैलेंस क्या आया, 6406, कितने 7 आ गया। चलो यहां बता दो, 13,500 और ये हो गया 0। अब मैंने क्या कहा था, ऐड कर देना, क्या ऐड कर देना, फर्म, यहां पे है ही नहीं तो ये अगेन ब्लैंक छूट जाएगा, इसको ऐड करते ही क्या आ जाएगा हमारा, नेट लाइबिलिटी। एक फॉर्मेट मैं आपको थोड़ा बहुत बता रहा हूं कि इस फॉर्मेट में आपका चलेगा। इसका मतलब भाई देखो, जो ये 20,000 नहीं बिक पा रहे थे, इस 20,000 को बेचने में असफल कौन रहा, तो एक्चुअल माइंड में पता चला कि 6407 शेयर बेचने में राम असफल रहा। राम नहीं बेच पाया, कितने सोल्ड नहीं कर पाया, 64,6407। और श्याम तो इससे भी बड़ा निकम्मा है, क्या करा उसने, 13,594 शेयर बेच ही नहीं पाया। तो अब भाई तुम्हें ही खरीदना पड़ेगा, राम आपको इतना खरीदना है, श्याम आपको इतना खरीदना है, घर से 10 रुपए मल्टीप्लाई करके ये पैसे देगा। किसको पैसे देगा, कंपनी को देगा। ये किसको पैसे देगा, कंपनी को। बदले में इनका कमीशन, कमीशन तो पहले से तय है कि इस पे 50,000 है तो 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख पे इनको 5-5% कमीशन मिल जाएगा, जो कि जब जर्नल एंट्री और कमीशन वाले पार्ट पे आएंगे तब हम सीखेंगे, ठीक है ना। बताइए इस क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को डाउट अभी तक, इस क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को डाउट है क्या, किसी को डाउट, क्लियर है। चलिए देखिए पहले सवाल समझते हैं, चलिए आइए, फॉर्मेट यही है, क्या कहता है। लेकिन हाँ कुछ बच्चे कहेंगे सर पिछले सवाल के अंदर, वैसे मैंने लाइबिलिटीज का सेकंड पार्ट बुक में देखोगे तो जनरल एंट्री भी है, जनरल एंट्री में एक साथ सिखाऊंगा, ठीक है। क्या कहता है, जेड लिमिटेड ने इशू किए 20,000 इक्विटी, यानी जेड लिमिटेड, और ये चाह रहा है कि मैं अपने शेयर इशू करने जा रहा हूं 20,000 शेयर, और ये चाह रहा है कि मेरे 20,000 शेयर बिक जाए। भगवान बोलता है चिंता मत करो, भगवान को याद मत करो। अंडर राइटर बोलता है मैं आ गया ए, और मैं आ गया बी, और मैं आ गया सी, हम तीनों मिलके तुम्हारे बिकवा देंगे। और किस रेशो में, मैं 40% बिकवा दूंगा, मैं 35%, मैं। तो इसका मतलब इस शेयर्स को बिकवाने की गारंटी ए ने ले लिया, और बी ने ले लिया, और सी ने ले लिया। तो 40% हो जाएगा हमारा 8,000, 35% हो जाएगा 7,000, और 25% हो जाएगा कितना, 10,000, नहीं 10 क्यों, 5,000। तो ये 20,000 इन दोनों ने जिम्मेदारी ले ली। तो इसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ इसको क्या बोलेंगे। जो इन्होंने बोला भाई मैं इतने बिकवा दूंगा, मैं इतने बिकवा दूंगा, मैं इतने बिकवा दूंगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ इसको। भाई चाइना में किसने क्या लिख दिया यहां पे, क्या बोलते हैं, ग्रॉस लाइबिलिटी। रोहन ने बताया ग्रॉस लाइबिलिटी, मार्क नहीं दिव्यांशी, मार्क नहीं, ग्रॉस लाइबिलिटी बोलेंगे। तो ग्रॉस लाइबिलिटी इसकी कितनी, 8,000। आप ध्यान देना, एक बार फिर से रिवाइज करके देखना पीछे, अरे हाँ 5,000। मैं इधर की साइड का मिटा नहीं रहा क्योंकि आपको पता चल गया है फॉर्मेट में मैं करने वाला हूं। कहता है भैया लेकिन ये दोनों सिर्फ और सिर्फ कितना एप्लीकेशन कर पाए, एप्लीकेशन रिसीव कर पाए, कितने, मात्र 16,000 एप्लीकेशन रिसीव कर पाए। 16,000 जो एप्लीकेशन रिसीव कर पाए, ये विच एप्लीकेशन, 4,000 तो करा ए ने, इस 16,000 में से कुछ तो मार्क है,
और मार्क की भी बात करें जिसमें से ए मार्क में 4000 प्लस बी कितना 2000 प्लस सी कितना 4000, यानी तीनों मिलके, इसका मतलब भैया ये 4000 बेच पाया, ये 4000 बेच पाया, ये 2000 बेच पाया। देयर वर द एप्लीकेशन 6000 वर डिड नॉट एनी स्टैंप। तो साफ साफ पता चल रहा है 10 नहीं बिके, तो इसी की बात कर रहा है कि ये 6000 वो एप्लीकेशन है जो बिके तो सही लेकिन किसी को पता ही नहीं चल रहा भाई ये आया कहां से है किसका। तो ऐसे एप्लीकेशन को क्या बोलेंगे हम, अनमार्क एप्लीकेशन का नाम देंगे। कंसिडरेशन एज ए अनमार्क एप्लीकेशन बता भी दे दिया। डिटरमाइन द लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर, ठीक है। व्हेन क्रेडिट ऑफ अनमार्क एप्लीकेशन गिवन टू ऑल अंडरराइटर, तो हम हमेशा से जो भी अभी कर रहे थे ऑल अंडरराइटर को देते थे। अनमार्क एप्लीकेशन जो भी था हम किस में बांट दिया करते थे, हमेशा बांट दिया करते थे अंडरराइटर इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी। दूसरे में कहता है एक और पार्ट इसका करके दिखाइएगा, व्हेन क्रेडिट ऑफ अनमार्क एप्लीकेशन ऑल अंडरराइटर इन द रेशियो ग्रॉस लाइबिलिटी लेस मार्क एप्लीकेशन, में दोनों करके दिखा दूंगा। यहाँ पे वर्डिंग का मेन काम बताया गया है। तो चलिए पहले मार्क को तो हम निकाल दें, 4000 2000 एंड 4000, तो बचे कितने 4000 5000 1000। अनमार्क कितने हमारे 6000। 6000 का रेशियो बताओ, 6000 का रेशियो बताओ। रेशियो क्या है 4, यानी मैं अगर इसको लूं तो 40:35:25, इस रेशियो में बांटो किसको 6000 को। 2400 माइनस कर रहे हैं 2100 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1600, ये आ जाएगा हमारे पास 1600 और 5000 माइनस में 2100, ये आ गया 2900 और ये आ गया 500, और वो भी समझ रहे हो नेगेटिव, ठीक है। अब फर्म अंडरराइटर है नहीं सवाल में, छोड़ देते हैं। अच्छा 1600, ठीक है। अब सरप्लस इन दोनों में बटेगा। सरप्लस किस रेशियो में बांटोगे, इन दोनों में, तो इन दोनों का रेशियो है 40:35, तो 500 डिवाइडेड बाय 75 इंटू में 40, 267 और 35 233 और यहां 500 प्लस ये बच गए 0, 2900 माइनस में 233, 2667। 1-2 शेयर का फर्क आ सकता है पॉइंट वाली केस में। 267 1333, ये कुछ है नहीं तो नेट लाइबिलिटी बच गया और ये बच गया हमारा 0, ठीक है। ये तो पहले वाला पार्ट निकाल दिया मैंने जो हम सीख रहे थे, और नॉर्मल ये रूल होता है। लेकिन दूसरा पार्ट कुछ और भी कहता है, उसको भी देख लेते हैं क्या कहता है दूसरा पार्ट। इसी का बी पार्ट है, यहां तक तो ठीक ही रहेगा, यहां तक तो ठीक ही है। बी पार्ट ध्यान से देखिए, बी पार्ट एक बार मैं समझाता हूं। बी पार्ट क्या कहता है भाई, बी पार्ट कहता है कि व्हेन क्रेडिट अनमार्क एप्लीकेशन, जो अनमार्क एप्लीकेशन है दैट इज इसकी बात कर रहा है, गिवन टू ऑल अंडरराइटर, तो ये सारा बेनिफिट ऑल अंडरराइटर को दे दो। इन द रेशियो ग्रॉस लाइबिलिटी, इन द रेशियो ग्रॉस लाइबिलिटी, ऊपर भी इतना था, लेकिन पहले आप मार्क वाला माइनस करना, उसके बाद जो रेशियो निकलेगा उस रेशियो में देना। पहले मार्क वाला माइनस करना, क्या कहता है लेस मार्क्ड एप्लीकेशन, उस रेशियो में। तो अगर मैं यहां पे इसका रेशियो बनाऊं भाई मेरे, तो ये रेशियो नहीं बनेगा, इसका रेशियो बनने वाला है इसका 5 4 5 और 1, रेशियो बन रहा है 4 5 और 1, यानी 6000 को ये इस रेशियो में बांटने के लिए हमें बता रहा है। 4 5 1, 6000 डिवाइड बाय 5 4 9 1 10, और ये सही जवाब है 2400 और 3000 और 600। तो बचा कितना, यहां 400
यहां बचा कितना 2000, यहां बचा कितना 1600, तीनों पॉजिटिव है, लेकिन पिछली बार में ये पहले ही नेगेटिव आ गया था। फर्म अंडर राइटर है नहीं भैया, तो 1600, 2000, 400। सरप्लस है नहीं भैया कोई सा बांटने वाला, कोई है सरप्लस नेगेटिव में? अगर नेगेटिव में नहीं है तो भैया कोई सरप्लस नहीं होगा। तो क्या आ गया 1600, 2000 और 400, और ये भी नहीं है, तो नेट लाइबिलिटी हमारी देखो बदल गई, क्योंकि रेशो हमने यहां पे बदल दिया। ये रहा। आप वैसे भी देखो ना भैया, 20 में से 16 बेच पाए तो 4000 की लाइबिलिटी बनी, तो 4000 की लाइबिलिटी में देखोगे तो इस सबको जोड़ेगे तो 4000 बनेगा, जिसमें से 1600 तो भैया जिम्मेदारी आर की, और एस की जिम्मेदारी 2000, और इसकी जिम्मेदारी 4000। कोई दिक्कत आपको इसमें? किसी को डाउट है बताइए। हाँ हाँ, मैं ये वाला फॉर्मेट तो यही लेके चल रहा हूं, बस क्वेश्चन डाल दूंगा मैं। सर पीओ क्यू, हाँ बिल्कुल करा देंगे, इसका जो भी पीओआई क्यू आया होगा मैं करा दूंगा। सर ये 40-35 कहां से आया? 40-35 कहां से आया? पिछले वाले सवाल की बात कर रहे हो? 40-35 ये रेशो था, ये देखो ये रेशो, इनका रेशो जो ग्रॉस लाइबिलिटी का ये रेशो, ये 40-35 लिया था मैंने। ठीक है ना? किसी का कोई डाउट है क्या बताओ? है कोई डाउट? नहीं? एक और फर्म अंडर राइटर, फर्म अंडर राइटर इतनी देर से बोल रहे हो, एक भी सवाल नहीं कराया, तो लो फर्म अंडर राइटर का एक सवाल कर लेते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, और फिर देखो काम तो बड़ा आराम सा है, सिंपल सा है, लेकिन अगेन मैं कहना चाहूंगा, सवाल में कई बार कुछ और डिमांडिंग कर रहा है, लेकिन हम हर एक सवाल के अंदर सिर्फ अभी लाइबिलिटी निकालना सीख रहे हैं, उसके बाद फिर जर्नल सीख लेंगे इकट्ठे ही, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर एक ही साथ में दोनों बताऊंगा, जैसे कि लास्ट वाले वीडियो मैंने प्री रिकॉर्ड पहले वाले जो क्लास लिया था उसमें दोनों बताया, तो काफी बच्चे कंफ्यूज हो गए जर्नल एंट्री कैसे होगा। अब यहाँ पे मैंने इंडिविजुअली कराना शुरू किया है, तो मेरे हिसाब से ये वाला तो आपको फिक्स हो जाएगा, हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे करेंगे। फिर आपको जर्नल एंट्री जब सिखाऊंगा तो फिर लगेगा हाँ भाई क्वेश्चन भी पता है और जर्नल एंट्री भी आ गया है। कहता है भैया इसने इसने तो कमाल कर दिया, एक्स वाई जेड ने क्या कहा भैया? एक्स वाई जेड कहता है कि मैं तो अब बेचने जा रहा हूं अपने शेयर, और कितने शेयर बेचने जा रहा हूं? 10 लाख। कितने शेयर हैं? 10 लाख। छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 10 रुपए का एक शेयर है। आउट ऑफ 2.5 लाख शेयर वर इशू टू प्रमोटर। इस 10 लाख में से 2.5 लाख रुपए कंपनी कहता है, प्रमोटर बोलता है मैं ही खरीदूंगा, अगर मैं सारे शेयर बेच दूंगा तो मेरा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो प्रमोटर ने डिसाइड किया, तो इसका कोई रोल नहीं रहता अंडर राइटर में, इसका कोई रोल नहीं रहता अंडर राइटर में। प्रमोटर का मतलब कौन है भाई? कंपनी का कर्ता धर्ता, कंपनी का मालिक, जो कंपनी का रियल ओनर है। रिलायंस लिमिटेड का प्रमोटर कौन है? अभी प्रमोटर फिलहाल है मुकेश अंबानी, इससे पहले थे धीरू भाई अंबानी। तो जो कंपनी का मेन बंदा होता है उसे प्रमोटर बोला जाता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। सर्विसेज के लिए, देयर सर्विसेज के लिए ये लेगा। एंड रेस्ट वर ऑफर टू पब्लिक। इसका मतलब भाई पब्लिक को तो हम सिर्फ और सिर्फ कितना दे रहे हैं बेचने के लिए? पब्लिक को इशू हम इतना कर रहे हैं, सिर्फ ऑफर पब्लिक को ये कर रहे हैं। इसका मतलब रियल इशू ये माना गया, पूरे 10 लाख नहीं बेच रहा, वो 7.5 लाख पब्लिक को बेचने के लिए तैयार है। द पब्लिक इशू वॉज अंडर रिटन बाय 3 अंडर राइटर, और ये तीनों बोलते हैं मैं आ गया। कौन आ गया? यहां आ गया ए, बी और सी। ए कहता है मैं ले लूंगा, बी कहता है मैं ले लूंगा, सी कहता है मैं ले लूंगा। तीनों आ गए और तीनों मिलके ये शेयर बोलते हैं हम बिकवा देंगे भाई, इक्वली। इक्वली बोलते हैं बराबर बेच देंगे भाई, चिंता मत करो। विद 25,000 ईच ऑफ देम वाज फर्म अंडर राइटिंग। कहता है भैया हम तीनों, तो पहले बात सुन लो आप, ए, बी और सी बराबर बराबर हम तीनों बेच देंगे। तो इसके भी बने 2.5 लाख, और इसके भी बने 2.5 लाख, इसके भी बने 2.5 लाख। लेकिन ये तीनों थोड़े से बोलते हैं कि भैया हम बिकवाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखो, हम 25,000 तो खुद ही ले लेंगे, हम 25,000 तो खुद ही ले लेंगे। विद
25,000 ईच ऑफ देम, बोलता है 25,000 पहले हम ले लेंगे। कौन हम ले लेंगे? ए भी ले लेगा, बी भी ले लेगा, सी भी ले लेगा। तो ये 25,25 क्या हो गया? फर्म अंडर राइटर। क्या हो गया हमारा? फर्म अंडर राइटर। समझ में आया बात आपको? अब यहां पे एप्लीकेशन रिसीव 6 लाख हुआ, बेचने तो चले थे ये, लेकिन भैया इसके पास सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन कितने का रिसीव हुआ? 6 लाख का। तो मार्क अनमार्क एप्लीकेशन रिसीव से निकाला जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। तो 6 लाख में से जो स्टैंप है इंक्लूडिंग मार्क, जिसके अंदर ये मार्क है, जिसके ऊपर स्टैंप है, वो कितने हैं भाई? वो कितने हैं? तो अगर 6 लाख में से जोड़ लें तो 2 लाख, 2,20,000 और 1 लाख, 1,20,000। तो भाई 5,40,000 तो क्या हो गए? 5,40 हो गए हमारे मार्क, और बचे जो 60 अनमार्क हो गए। सारा कहानी समझ में आ गया? अब जब आपके ये चीजें समझ में आ गई तो फिर तो बस फॉर्मेट में फिल करना है। ग्रॉस लाइबिलिटी, लो जी लो, ग्रॉस लाइबिलिटी 2.5 लाख, इसने भी बोला 2.5 लाख, और इसने भी बोला 2.5 लाख। मार्क लो जी, पहला बोलता है मैं तो 2 बेच चुका हूं, इसने बोला 2,20 मेरे बिक गए, और इसने बोला 1,20 मेरे बिके। तो बैलेंस कितना बचा? 50, बैलेंस 30, और बैलेंस 50 तो वही हो गया 80, 31। अब इसमें से क्या माइनस करो? अनमार्क। अनमार्क को किस रेशो में? ग्रॉस लाइबिलिटी किस रेशो में लिया गया? इक्वल। देखो ना, ग्रॉस लाइबिलिटी 2.5, 2.5, 2.5, तो किस रेशो में है हमारा? इक्वल। तो इसको किस में बांट देंगे हम? 1:1:1। कितने भैया? 60,000। तो भैया यहां पे कितने? 20, 20, 20 और 20 माइनस करो, ये बचे 30, 10, 1,10,000। अब इसके बाद फर्म अंडर राइटर लेस कर दो। फर्म अंडर राइटर क्या है भैया? फर्म अंडर राइटर हमारा दे रखा था सवाल में कि 25-25, सब बोल रहे थे हम भी 25 लेंगे, हम भी 25 लेंगे। मैंने लो भाई 25 लो, तुम 25 तुम भी लो, और 25 तुम भी ले लो, और 25 तुम भी ले लो। जब ये काम किया तो इसके तो बस 5,000 रह गए भैया, 5,000 मेरे बिक जाए। ये कह रहा है मैं तो भाई अब निपट गया यहां से, मुझे तो 15,000 तो मैं ज्यादा बेच के बैठा हूं। ये बोल रहा है यार मेरे ऊपर बहुत ज्यादा टेंशन है, 10 बेचने थे, अभी 25 ही हुआ है। तो कितना माइनस करके आएगा? 75 और 10, 85। ठीक है, कितने आ गए? 85। सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करो। सरप्लस को किस रेशो में? इन दोनों में तो 1:1 में जाएगा सरप्लस, 1:1 में। तो 15, तो ये 7,500। ये बोलेगा आहा मैं भी नेगेटिव में चला गया, और ये आ गया हमारा। तो ये कितने हो गए हमारे? 0, और ये माइनस। हाँ तो नेगेटिव ही तो बोला है, माइनस। और ये कितना आ रहा है? 7500 माइनस, 75,000 नहीं है, 7500 माइनस है, 77,500। अब जो एक बार और सरप्लस बटेगा, अब यानी कहानी थोड़ी सी लंबी चली गई। एक बार नेगेटिव, जब तक नेगेटिव ना हो सरप्लस बांटते जाएंगे, बांटते जाएंगे। लेस करेंगे फिर से सरप्लस। अब सरप्लस में इसको तो देने की जरूरत नहीं है, ये बेचारा पहले से सब कुछ निपटा दिया। अब ये सारा उठा के इसको दे देगा। कितने उठा के इसको दे देगा? बोलेगा भाई 2500 मेरे पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है, ये ले, तू ले ले, प्लस कर देगा ये अपने में, मैं तुझे दे देता हूं, ये ले 2500, तू भी खुश हो जा, 2500 रुपए। अब ये बच गए 0, ये बच गए 0, और ये 75,000। कितने आ गए? 75,000। लास्ट में क्या करेंगे बताओ? याद है किसी को? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे ऐड? अंजलि पूछ रही थी, तो फर्म अंडर राइटर। फर्म अंडर राइटर कितने भाई? 25 इसने बोला था। इसकी लाइबिलिटी निकाल रहे हैं ना। अगर आप देखो, आप मन में सोचो, इसकी 0 लाइबिलिटी हो गई, मानते हैं तेरी भाई 0 लाइबिलिटी हो गई, लेकिन जो शेयर तू अपने घर लेके गया उसके पैसे तो ला। तो ये घर ले गया कुछ शेयर? हाँ ले गया। कितने ले गया? 25,000 ले गया ना ये घर, तो उसके पैसे मांग रहे हैं हम तुमसे, इसलिए लास्ट में फर्म अंडर राइटर क्या होता है? ऐड हो जाता है। और यहां पे भी 25। तो भैया नेट लाइबिलिटी जो निकल के आई, नेट लाइबिलिटी जो निकल के आई, इसका आया 25,000, इसका आया 25,000 लाइबिलिटी, और इसका आ गया भैया तू 1 लाख लेके आ। सवाल की कहानी आगे भी है,
द अंडरराइटर हैड अप्लाइड द नंबर ऑफ शेयर बाय द फर्म अंडरराइटिंग, कहता है अंडरराइटर हैड अप्लाइड फॉर द नंबर ऑफ शेयर कवर्ड बाय द फर्म अंडरराइटर, उसने अप्लाई किए थे, उसने मांगे थे एप्लीकेशन देके। द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 2 रुपए और 3 रुपए उसने पेबल था रिस्पेक्टिवली। द कमीशन वॉज पेबल अंडरराइटर देयर सर्विस 5%, कमीशन कितने परसेंट है 5%। द अनमार्क एप्लीकेशन क्रेडिट टू द अंडरराइटर इक्वल प्रोपोर्शनेट प्रोवाइडेड टू द बेनिफिट ऑफ अंडरराइटिंग इंडिविजुअली अंडरराइटर। कहने का मतलब है भैया जो अनमार्क एप्लीकेशन है उसको बराबर बांट दो, इसके बोलने से पहले ही हमने बांट दिया। तो एक तो इनको जो दिए जा रहे हैं कमीशन ओमिशन, मैंने क्या कहा इसको हम दूसरी वाली क्लास में करेंगे। अभी क्या सीख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस नेट लायबिलिटी निकालना सीख रहे हैं। अभी बताओ किसी को डाउट है क्या, अभी बताओ किसी को डाउट है क्या, इसमें है किसी को डाउट? टोटल सवाल कितने हमारी किताब में? 4 ही है बस है? नहीं मेरे में तो 5 दिख रहा है मुझे, मेरे पास 5 है। 10 ईयर में लास्ट ईयर आएगा वो भी ले लेंगे। मेरे पास 5, मेरे पास ऑनर्स की बुक है, पता नहीं फिर नहीं जुड़ा हो शायद। बिल्कुल, पहले माइनस होता है फिर प्लस होता है। मुझे बताइए ये 3 सवाल कर लिए, कुछ किताब में 4 सवाल है, मेरे पास किताब है 5 सवाल है, तो मैं इसके 3 सवाल और कराना पसंद करूंगा चैप्टर खत्म करने के लिए। 3 सवाल जैसे ही मैं कराऊंगा इंक्लूडिंग जर्नल एंट्री, अब जो मैं आगे सवाल कराऊंगा उसमें मैं जर्नल एंट्री भी लूंगा, लेकिन पहले जर्नल एंट्री के बेसिक मैं समझाऊंगा तभी तो आप कर पाओगे। अगर अभी मैंने जर्नल एंट्री कर दो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन तो फिर वो मिक्स हो जाएगा। अभी आपने क्या करना है, आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सिर्फ और सिर्फ आप कैलकुलेट नेट लायबिलिटी निकालिएगा। अगर आप निकाल पाए उन दोनों क्वेश्चन का, और जिसके बुक में एक क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन का, तो फिर समझ जाना कि भैया आप ये वाले सवाल तो हम कर पाएंगे जहां पे नेट लायबिलिटी निकालेंगे। सवाल है रोज लिमिटेड 40,000 शेयर, 24,000 शेयर, 10,000 शेयर, 6,000 शेयर इशू करें 40, जिसमें से 24, 10 और 6 XYZ ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, X 3200, Y 1200 और Z 4000। द टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग द फर्म अंडरराइटर इंक्लूडिंग द मार्क एप्लीकेशन 2000। तो एक बार आप पढ़िएगा, यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड लिखे हुए हैं और ग्रॉस लायबिलिटी आप निकालिएगा। बाकी मैं अगली क्लास के अंदर इसको मैं करके दिखाऊंगा आपको। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? यहां तक सबको समझ में आ गया, क्लियर हो गया बेसिक सा? ऐसे ही एक क्लास में भी बहुत बच्चे हाँ ना कर रहे हैं, शेयर्स में कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं। तो एक एक क्लास 20 में जो छुटपुट चैप्टर बचे हुए हैं ना, देखो बड़े बड़े चैप्टर में मुझे पता है कि आपके डाउट ज्यादा इसलिए नहीं आ रहे हैं, जो बच्चा पूरी क्लासेस देख रहा है, क्योंकि इतने सारे वीडियोस, इतने सारे मैंने कॉन्सेप्ट खुद ही करा दिए हैं कि आप करते करते ही थक जा रहे हो। छोटे में 1-2 है तो वहां पे आपको लगता है यार हुआ नहीं, तो इसी को मैं थोड़ा सा और कोशिश कर रहा हूं कि और सिंपल वे में आपको बता दूं, ताकि आपको एग्जाम के अंदर इसको रिवीजन करने के लिए टेंशन ना हो कि किसको भी रिवीजन करना है। बच्चे बोल रहे हैं अपनी बुक दिखाओ, मेरी बुक है JR मूंगा। रिया सर एक्सेप्ट कीजिए हैंड्रेस। ओके रिया का हैंड्रेस। यस रिया बताइए। सर वो मुझे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का कुछ पूछना था, आवाज आ रही है क्लियरली? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है एकदम। सर वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में एडजस्टमेंट होते हैं ना, जैसे रिड्यूस टू और रिड्यूस बाय, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस टू 95 like reduce to 5 suppose and reduced by 95, so इसका मतलब तो सेम होगा ना, लाइक जर्नल एंट्री में कोई डिफरेंस होगा क्या सर? एक बार देखिए, जैसे मान लेते हैं फेस वैल्यू मैंने शेयर का दिया 100, ठीक है, और पहला पॉइंट मैंने बोला कि ये रिड्यूस टू एक तो है आपका रिड्यूस टू का मतलब है कि अब ये शेयर हमारा 5 रुपीज का हो गया रिड्यूस टू, तो इसका मतलब हमारा यहाँ 95 का बेनिफिट हो जाएगा। और दूसरा आपने बोला अगर मैं इसे कह दूं रिड्यूस बाय 95, तो इसका भी मतलब है 5 रुपए का रह गया, अगेन अब 95 का ही बेनिफिट है। आप एक तो मतलब जैसे हाँ बोलिए।
जैसे इक्विटी जर्नल एंट्री तो ऐसे ही होगा ना, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में उसका जो पहले का फेस वैल्यू था वो, हाँ टू हाँ, न्यू इक्विटी शेयर उसमें फेस वैल्यू 5 टू रिकंस्ट्रक्शन, दोनों में सेम ही जर्नल एंट्री आएगा। सेम, बिल्कुल सेम। लेकिन अगर अच्छा। कहीं पे होता रिड्यूस टू 20 और रिड्यूस बाय 95, तो दोनों फर्क हो जाता। आपने दोनों ही ऐसे क्वेश्चन पूछे, रिड्यूस टू में 5 कर दिया मतलब 95 का डिफरेंस है, रिड्यूस बाय 95 मतलब फिर भी 95 का डिफरेंस है, इसलिए दोनों एंट्री सेम ही रहने वाला है। हाँ सर, वो तो मतलब रिड्यूस बाय हुआ तो हम जितना भी टोटल फेस वैल्यू उसमें से जितना भी रिड्यूस हुआ वो माइनस कर देंगे। रिड्यूस टू में तो नॉर्मली फेस वैल्यू उसमें लिख ही देते हैं, वैसे हाँ ही जी, होता है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और सर एमेलगमेशन में जो सेलर्स का बुक होता है उसमें एक ही टाइप का क्वेश्चन बनता है ना, लाइक जैसे मर्जर होता है जिसमें हम बुक वैल्यू ही हमेशा लेते हैं, और परचेज होता है जिसमें हम मतलब जो रिवैल्यूड वैल्यू है वो लेते हैं जो एडजस्टमेंट्स में दिया रहता है। लेकिन जो सेलर्स का बुक है उसमें जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हमेशा ही बुक वैल्यू ही लेते हैं ना हम, उसमें मर्जर और परचेज जैसा कुछ नहीं होता। नहीं, जो सेलर का बुक बनेगा उसमें हमेशा सेलर का बुक जो बनेगा वो रियलाइजेशन होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ना हम बुक वैल्यू ही कंसीडर करेंगे, मार्केट वैल्यू क्या है उससे मैटर नहीं करता। हाँ, जब अगर कोई एसेट्स हम टेक ओवर नहीं कर रहे हैं, कोई लाइबिलिटी हम टेक ओवर नहीं कर रहे हैं, तो उसको मार्केट वैल्यू पे हम रियलाइज करेंगे उसी रियलाइजेशन अकाउंट में। अगर कोई हम एसेट सारी चीजें अगर ले रहे हैं तो उसको हम बाय में परचेज कंसिडरेशन जब लिखते हैं तो एक तरीके से वो मार्केट वैल्यू ही होता है। बाकी रियलाइजेशन में जब बैलेंस शीट से पिक करेंगे एसेट्स और लाइबिलिटी को, तो वो हमेशा बुक वैल्यू ही लिया जाएगा। बस परचेज, अगर नेचर ऑफ परचेज हुआ तो परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए हम मतलब मार्केट वैल्यू का यूज करेंगे ना, और अगर मर्जर हुआ तो बुक वैल्यू का। हाँ, तो सारा बुक वैल्यू से ही चलता है वो। अच्छा। और सर वो लास्ट ईयर जो मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर जो कैश फ्लो आया था वो सॉल्व हो गया लाइक 12 का कॉन्सेप्ट से, लेकिन लास्ट ईयर वाले में ना प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, ये सब के अकाउंट्स बने हैं ना, वो सब मतलब समझ में नहीं आया उतना। मैं लास्ट ईयर का पेपर अभी है आपके कुछ टाइम ना, तो कल पहले मैं ये खत्म कर देता हूँ, और होता है तो मैं कल कुछ क्वेश्चंस पूरा पेपर में सॉल्व करवाऊंगा, वैसे लास्ट ईयर का एक एक करके क्लास के अंदर ही सॉल्व करवाऊंगा। तो वो कैश फ्लो में देख लेंगे क्या आया था, और मैं सॉल्व करूंगा तो शायद क्लियर हो जाए वो चीजें। अच्छा। और सर मैंने ना एक मतलब डाउट आपसे पूछा था व्हाट्सएप पे, लेकिन मुझे उतना क्लियर नहीं हुआ, लास्ट ईयर का ही फर्स्ट क्वेश्चन हाँ हाँ, उसमें बताइए। मतलब, हाँ उसमें मतलब मेरा डाउट रह जा रहा है, जैसे उसमें दो तरीके से किया, एक सेक्शन 55 से सॉल्व किया है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का है। उसमें हम्म। मतलब मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना फ्रेश इशू कर सकते हैं वो नंबर निकालना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तो वन ना आपका आपका बीकॉम प्रोग्राम है, ऑनर्स है? सर ऑनर्स है। ऑनर्स है आपका। एक हाँ मिनट, सर। आपने भेजा, मैं अभी देख ही लेता हूँ। हाँ, मैं कर लेता हूँ। 9311। नाम है, इसके बाद क्या है 78 के बाद? आपके पास है, दिखाना मुझे। मेरे में तो शो नहीं हो रहा, आप दिखाना। क्वेश्चन आपका कौन सा क्वेश्चन था? ये 10 था कोई क्या? सर फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट ही है, ये लास्ट ईयर के पेपर में आया था। आप एक बार दोबारा से, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, 6 दिख रहा है मुझे। मैं वापस से भेज दूं? हाँ, वापस भेज दीजिए आप एक बार। वो डाउट वाले नंबर पे भेजूं या फिर जो आपका वाला नंबर है उस पे भेजूं? डाउट वाले पे भेज दीजिए आप। अभी मेरे अच्छा पास सर। डाउट वाला फोन है तो उस पे मिल जाएगा मुझे।
ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेल प्रोसीड्स इन्वेस्टमेंट ये वाला बोल रहे हैं आप, एक्स लिमिटेड जो है। हाँ हाँ सर, एक्स लिमिटेड वाला। सर उसमें लाइक एक तो सिक्योरिटीज प्रीमियम जब ऑलरेडी दिया हुआ था 2,25,000, बट स्टिल हमने राइट ऑफ किया सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से ही, और हमने जब टोटल जो रिडीम करना है ना वो 13 लाख क्यों लिया? उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम जो था उसको भी इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, इसको मैं सॉल्व जब तक मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा तो क्लियरिटी मिलेगा नहीं, तो मुझे पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा इसको। रीजन बीइंग क्योंकि इसके अंदर ना ये जो है ना रिजर्व एंड सरप्लस को मिनिमम यूज करने के लिए कह रहा है कि प्रीमियम कहता है क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल रिडम्पशन प्रीमियम। मैं पूरा सॉल्व ही कर दूंगा इसको क्लास में, पूरा पेपर करूंगा ना तो तब आपको क्लियर हो जाएगा। ये पेपर है 2024 का, लास्ट ईयर। हाँ लास्ट ईयर ना 2024 का है, और ये ऑनर्स है प्रोग्राम है ऑनर्स। सर ऑनर्स। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, मैं लिख लेता हूँ इसको, क्योंकि पेपर में प्रोग्राम ऑनर्स दोनों का ही सॉल्व कराऊंगा तो उसके अंदर ये आ जाएगा ये। ठीक है सर। और सर वो एक स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स है ना, तो उसमें जो लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, अगर उसका फॉर्मेट थोड़ा मैं लाइक याद टाइप कर लूँ तो अगर पेपर में आएगा तो उसी फॉर्मेट में आएगा ना? कुछ अलग एडजस्टमेंट्स वगैरह तो नहीं होंगे ना? नहीं, कुछ भी एडजस्टमेंट अलग नहीं होगी, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा 2022 का पेपर आप मत करिएगा, क्योंकि उस टाइम पे पेपर थोड़ा सा अलग आया था। वो उस टाइम पे ओपन बुक एग्जामिनेशन चलते थे तो वो पेपर थे। तो 2022 2021 ये 2 साल के आपको पेपर नहीं करने हैं, ये ओपन बुक एग्जामिनेशन के पेपर हुआ करते थे, और इसमें क्वेश्चंस बहुत टफ भी दे दिया करते थे ताकि बच्चे घर बैठ के कर रहे हैं, इसलिए आप ये 2 साल छोड़ के बाकी सभी साल के प्रैक्टिस करेंगे। सर जैसे लास्ट ईयर का जो पेपर है और लास्ट टू लास्ट ईयर और प्लस आप जो क्वेश्चंस करवाते हैं वो ये सब कर लेने से तो लाइक ये एग्जाम के लिए एनफ होगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप जो मैं करवा रहा हूँ वो लास्ट ईयर प्लस और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं मार्क करके दूंगा कि ये क्वेश्चंस कर लो जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अच्छा ठीक है सर, वो मैं एक बार ना टीडीएस वाला चैप्टर कर लूंगी, अगर उसमें कुछ डाउट आया तो मैं ऐसे ही आपसे नेक्स्ट क्लास पूछ लूं। हाँ बिल्कुल, टीडीएस डिवेंचर का ना सर मतलब ये अलग से ये बुक में तो नहीं था, वो सेकंड यूनिट का है। टीडीएस कौन सा सेकंड यूनिट का है आपका? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स वाला एक है ना, वो मैंने किया नहीं है, वो करना है, सेकंड यूनिट का है। बुक कौन सा फॉलो कर रहे हो आप? सर वो क्लास में करवाया था मैम ने, और ऐसे बुक तो मेरे पास ऑनलाइन ही था बीके गोयल का, और नहीं तो आप जो लाइक पीडीएफ फॉर्मेट में देते हैं तो उसमें से ही मैं करती हूँ। मेरे पास बुक नहीं है, प्रीवियस ईयर एक है शिवदास का और नहीं है। हाँ तो ठीक है, आप एक बार अगर कोई डाउट आए तो पूछ लेना। वैसे टीडीएस वाला फाइनल अकाउंट के अंदर नहीं है, कहीं कहीं क्वेश्चंस बीच में आ सकता है, वैसे इतना रेलिवेंट नहीं है टीडीएस का। आपका टीडीएस जो है वो इंटरेस्ट वाले में, डिवेंचर वाले में रेलिवेंट है, बाकी कहीं रेलिवेंसी है नहीं टीडीएस का। अच्छा, मतलब फाइनल अकाउंट में जब मैम ने शुरू किया था ना तब करवाया था, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना? नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ प्रोविजन फॉर टैक्स इम्पोर्टेंट है, वो आता है, तो टीडीएस नहीं आता। आपका कॉलेज कौन सा है? किरोरीमल कॉलेज है, केएमसी है, ठीक है। आप टीडीएस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपका, सिंपल है कि आप वहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स जरूर कर लें और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जरूर कर लें, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी जरूर कर लें। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके वेलकम। सर वैल्यू एडिट करा दो, जेआर मूंगा में नहीं है। वैल्यू एडिट मैं दोबारा करा दूंगा, और बताइए। ये यूनिट नंबर 3 मैं पूरा दोबारा करा दूंगा, एक बार ये खत्म हो जाए, इसके बाद में थोड़ा ईसॉप, यानी मैं कल भी रिकॉर्डेड, कल लाइव क्लास ना लेके रिकॉर्डेड क्लास लेके मैं कल चैप्टर को खत्म करके अपलोड कर दूंगा। यानी आज 1 घंटे लगभग क्लास चली है, ये 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, इनफ रहेगा रिवीजन के लिए भी। इंटरनल और एमलगमेशन के अंदर चॉइस बिल्कुल आएगी, लेकिन अभी आपको इंटरनल पहले करना है, एमलगमेशन को लास्ट में करना जरूर है, अभी आपके पास टाइम है। सर वैल्यू एडिट AS20 भी करवा दो।
ठीक है, जैसे जैसे मुझे मिलेगा, आप जैसे जैसे बोलते जाएंगे, जैसे जैसे टाइम को मैं प्लान करता जाऊंगा और उसके हिसाब से मैं चैप्टर फटाफट रिवाइज कराता जाऊंगा। AS20 जो मैंने करा रखा है वो बहुत अच्छे से कराया हुआ है, फिर भी मैं एक बार कोशिश करूंगा दोबारा करा दूं। क्लियर है? तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में भी देखो मंडे तो शाम को क्लास है ही है। अभी आपके कॉलेजेस चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, एक बार बताइए मुझे। सर कोई वन शॉट वीडियो डाल दो। पुष्कर देखो, वन शॉट वीडियो डालने का मतलब है कॉन्सेप्ट तो सारे ही करने हैं, तो आप बेटर है कि स्टार मार्क लगाए जा रहा हूं मैं, उसके अकॉर्डिंग करो तो बेटर है। आप रंजीत का नो सर नहीं चल रहे कॉलेज, नो कॉलेज। तो अगर मैं आपकी क्लास लाइक मॉर्निंग में, मॉर्निंग का मतलब है अगर आप 8 बजे बोलो तो मैं 8 बजे रख सकता हूं, या फिर मैं 10-11 बजे के आसपास कोई प्लान करूं, तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम है अगर मैं 10-11 बजे, क्योंकि 11 बजे तक 9 से 10, 10:30 से 11:30, 11-12 बजे के आसपास रखूं तो चलेगा क्या? दिन में 3-4 बार क्लास ले लो। 10-11 ठीक है। चलो सर अंडर राइटर में पता नहीं चलता कब किसको मार्क माने कैसे। देखो ऐश्वर्या, अनमार्क और मार्क क्या है? जो एप्लीकेशन रिसीव करते हैं और जो एक पर्सन बोलता है इसने इतने इतने बेचे, दोनों को टोटल करिए और जो डिफरेंस निकलेगा वो अनमार्क होगा। जैसे कि मेरे वाले सवाल में एप्लीकेशन रिसीव पहले मैंने चेक किया, तो एप्लीकेशन रिसीव कितना था? 6 लाख, और इन तीनों ने इतने बेचे, जोड़ लिए तो तीनों को जब बेचे तो ये 540 आया। तो 6 में से अगर 540 की जानकारी है तो बाकी के क्या हो गए? हमारे अनमार्क हो गए। सेम पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर देखो, एप्लीकेशन रिसीव कितना है, ये देखो एप्लीकेशन रिसीव 16,000 है, और इन्होंने कितने कितने बेचे उसकी जानकारी दे रखी है 10,000, तो बाकी कितने हो गए? अनमार्क 6,000। तो एप्लीकेशन रिसीव से आपको कैच करना है, ये नहीं कि टोटल इशू कितने किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस पहले डाला हुआ है एक, फिर दोबारा करवा देंगे, ठीक है ना पुष्कर? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर। और कल वाली क्लास होता है तो लाइव, नहीं तो मैं रिकॉर्ड करके और मैं उसके हिसाब से अपलोड कर दूंगा फोल्डर में, जिससे कल अंडर राइटर, मेरी कोशिश रहेगा कि कल 1 घंटे 2 घंटे में अंडर राइटर पूरा खत्म हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।